हेलो एवरीवन। एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर सीएमए इंटर में लॉ के अंदर अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? BLE, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो पूरा का पूरा एथिक्स जो है ना वो एक ही चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 13 ऑफ द सिलेबस। इसका एग्जाम में वेटेज कितना है? 15%। मतलब दी बेस्ट चैप्टर इन सीएमए जिसमें मेहनत कम लगती है और मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो यही चैप्टर है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एग्जाम में वेटेज 15% है। मान के चलो कि इससे 14 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा, 7 मार्क का जो होता है, 14 मार्क का डिस्क्रिप्टिव और 2 मार्क का एक एमसीक्यू तो आएगा ही। तो इतना तो एग्जाम में आना ही है। नाउ इस चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें बहुत हार्ड है जो मैं समझा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अभी रिवीजन में वो समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन में समझा दूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब आपको मैं अंदर में टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे कैप्शंस और हेडिंग्स आएंगे, बुलेट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, कीवर्ड्स आएंगे। वो ज़रूर मेरे साथ साथ याद कर लेना। इस रिवीजन का यही मकसद है कि सारे के सारे पॉइंट्स, कीवर्ड्स फटाफट याद हो जाए ताकि एग्जाम में लिखने में फ़ायदा हो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, फर्स्ट कॉपी नोट्स पर जाएंगे। एथिक्स और मॉरल्स में क्या फ़र्क होता है? एथिक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ईथोस विच मीन्स कैरेक्टर। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट में सीएमए के अंदर तगड़ा कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट का जो भी डेटा आपको मिल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर इन्फॉर्मेशन, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज़ नहीं करोगे, बल्कि क्लाइंट के बेनिफिट के लिए यूज़ करोगे। तो दैट इज एथिक्स, योर कैरेक्टर, बिजनेस एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। सेकेंड, क्लाइंट ऑनेस्टी, हमेशा अपने क्लाइंट के साथ ईमानदार रहोगे। दूसरा चीज़ है मॉरल्स। मॉरल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉस विच मीन्स कस्टम, विच मीन्स परंपरा। अब मॉस या परंपरा जो होती है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है। ठीक है, इंडिया में जैसे कई ऐसे ट्रेडिशन है जो आप पाओगे कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट पे बैन है। बच्चे के जेंडर का, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके घर में जो बच्चा, उसका जेंडर पता करना, उस पर भी बैन है। बीफ बैन है। यहाँ पर खाने में हर जगह वेज और नॉन वेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो दिस इज़ कल्चर, ये हमारा कस्टम है, परंपरा है। तो ये डिफरेंस हो गया एथिक्स और मॉरल्स के बीच में। नेक्स्ट, एथिक्स का ही एक पोर्शन है बिजनेस एथिक्स। अप्लाइंग द एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, इन डे टू डे बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। नाउ ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, वरना तुम लोग सोचोगे एथिक्स और मॉरल साइंस तो एक ही है। नहीं, एथिक्स में ना दो मेजर अप्रोच होते हैं, यूटिलिटेरियन एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ये नाम मत याद करो, ये बुक में नहीं है, तो बस खाली समझ लो। यूटिलिटेरियन एथिक्स बोलता है ना, अंत भला तो सब भला, इफ द एंड इज राइट, रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच बोलता है कि हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट अप्रोच है एथिक्स के। अब यहाँ से एकदम हार्ड कोर सीएमए का मेन ज्ञान चालू। एक टॉपिक है जो शुरू में ही आती है इस चैप्टर में और बहुत ही फेमस है, 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। समझने के लिए अलग ज्ञान है और एग्जाम में लिखने के लिए अलग ज्ञान है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ तुम लोग को। इस डायग्राम को देखो, इससे पूरा समझ में आएगा। जैसे तुमको एक फैसला लेना है, डिसाइड करना है। एक तरफ है रमेश जो कि एक इंडियन है, एक तरफ है डेविड जो कि एक अमेरिकन है। ओके, आप दोनों से एक प्रश्न पूछ रहे हो कि जब आप 25 साल के बाद बड़े हो जाते हो तो क्या आपको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए या उनको अपने साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रमेश जो कि एक इंडियन है वो तुरंत बोलेगा यस, माँ बाप को साथ रखना चाहिए। क्यों? उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा करा, इस लायक बनाया, तो अब हमारी ड्यूटी कि हम जब खड़े हो गए अपने पैर पे तो हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो उसकी वो सोच है। डेविड की सोच अलग है, वो बोलता है कि यार मेरे पेरेंट्स वेल टू डू है, उनके पास सब कुछ है, अब उनको फ्रीडम चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जवानी तो हमें पालने में लगा दी, अब उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जहाँ चाहे घूमे फिरे, तो अलग रहना है। देखा जाए तो दोनों जन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है। ये नहीं, एथिक्स में ये नहीं होता कि ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आपको ऑब्जेक्टिवली देख के स्टडी करना है। पर अब हमको ये फैसला करना है कि ये जो एथिक्स दोनों बोल रहे हैं ना, इनका ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये है सर, ओरिजिन ऑफ एथिक्स कम्स फ्रॉम नंबर 1 रिलीजियन, नंबर 2 कस्टम या कल्चर, एंड नंबर 3 सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, 3 ओरिजिन होते हैं एथिक्स की जहाँ से वो पैदा हो रहा है। आप जैसे आप सोचो खुद ज़रा, कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम लोग मार के खाते नहीं हैं और कई ऐसे जिनको हम लोग मार के खाते हैं भी है। ठीक है, होता है नॉनवेज लोग सेलेक्टेड खाना खाते हैं, पर ये हर जानवर को तो मार के नहीं खाया जाता। तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि यार इस जानवर को मारना सही है और इस जानवर को मारना गलत है?
तुम पाओगे उसके रूट्स ना कहीं रिलीजियन में है या परंपरा में है। कई देशों में जैसे कुत्ते बिल्ली कोई मार के खाया जाता है तो वो उनका परंपरा है, उनका ट्रेडिशन है। मैक्सिमम जगहों पे नहीं किया जाता, वो वहाँ का ट्रेडिशन है। तो एथिक्स और एथिक्स के पीछे जो लॉजिक है ना, उसका भी एक ओरिजिनल सोर्स है, विच इज़ मोस्टली आई विल टेल यू रिलीजियन और कस्टम। और एक तीसरा बोल सकते हो सेल्फ इंटरेस्ट, कि तुम खुद क्या चाहते हो, तुम अपने फैसले को एथिकल ठहराना चाहते हो, जो भी फैसला तुम लो। अब डेविड जो है अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए वो उसको एक एथिकल रीजनिंग दे दे के समझा रहा है कि नहीं मेरे माँ बाप को फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए, वेल टू डू है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब समझते हैं मेटा क्या है और नॉर्मेटिव क्या है। मेटा एथिक्स मतलब होता है ओरिजिन ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, सोर्स क्या है पूरे एथिक्स का। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स इज द रीजन बिहाइंड एवरी राइट एंड रॉन्ग डिसीजन दैट यू आर टेकिंग। ये समझने के लिए, अब याद करने के लिए बात करते हैं। मेटा एथिक्स MCQ वगैरह में आ सकता है, याद कर लो। इट कंसर्न्स विथ नेचर ऑफ द मॉरल जजमेंट विच मीन्स ओरिजिन या सोर्स ऑफ द एथिक्स। और दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, इट डील्स विद द कॉन्टेंट्स ऑफ द मॉरल जजमेंट। तो एक में वर्ड है सर नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट और दूसरे में है कंटेंट ऑफ द मॉरल जजमेंट। ठीक है, अप्लाइड एथिक्स इजी है। अप्लाइड एथिक्स का मतलब होता है अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज। कंट्रोवर्शियल इश्यूज का सर एग्जांपल देखो, ये रहा तुम्हारे सामने। वॉर होना चाहिए कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं, एनिमल राइट्स, ये सब कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। ठीक है, तो इस अप्लाइंग एथिक्स इन कंट्रोवर्शियल इशू इज कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स। तो ये तीन प्रकार के एथिक्स है, मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। ये बुक में भी आएगा, यहाँ से हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये बाद में आएगा, पर मैं एडवांस में बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम एथिक्स से भी ज़्यादा है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस में एथिक्स कैसे, उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन अ बिजनेस यू हैव गॉट वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक योर कस्टमर, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कंपटीटर। आपको सबके साथ एथिक्स करना है, कैसे कैसे, जरा पढ़ो तो बोर्ड पे। कस्टमर के साथ एथिक्स का मतलब क्वालिटी, प्राइस, प्रोडक्ट वारंटी। एम्प्लॉय के साथ एथिक्स मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस नहीं होता, सबको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेफ वर्क प्लेस मिलेगा। इन्वेस्टर के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड द प्रॉमिस डेट ऑफ रिटर्न। सप्लायर को हम लोग फेयर प्राइसेस देंगे, ज़्यादा उसका एक्सटॉर्शन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। वैल्यू चेन का ख्याल रखेंगे, वैल्यू चेन का डायग्राम मैं दिखाऊंगा। अपने मैन्युफैक्चरर से लेके पूरे एंड कस्टमर तक सबका ख्याल आपको रखना है। टैक्सेस और लीगल कंप्लायंसेस करना, ये गवर्नमेंट के साथ एथिक्स है। कॉम्पिटिटर के साथ एथिक्स मतलब कॉम्पिटिटर के साथ हेल्दी कंपटीशन करना है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है हम कुछ गंदा नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। एंड लास्ट, सोसाइटी के साथ हम लोग करप्शन को नहीं बढ़ाएंगे, लॉबिंग को नहीं बढ़ाएंगे, पॉल्यूशन को स्टॉप करेंगे। तो दिस वाज बिजनेस एथिक्स। ये टॉपिक बाद में आएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। सारे कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स याद कर लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम में। नंबर 1 एथिक्स। एथिक्स जो भी हाइलाइटर दिख रहा है ना, वो प्लीज पढ़ना है। एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ईथोस विच मीन्स कैरेक्टर। प्रोफेशनल एथिक्स, एक CMA जो इंडस्ट्री में है, जॉब कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, उनके लिए भी बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के साथ या अपने एम्प्लॉयर के साथ वो कैसे ईमानदारी से डील कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एथिक्स, ये हमने कॉपी से किया। मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, ये डिटेल में आएगा अभी। ओके, ये एक टॉपिक है, एक पेज की टॉपिक है, बड़ी अच्छी है, याद रखना है। पब्लिक सर्वेंट्स को 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए पब्लिक सर्वेंट को। जब मैं पब्लिक सर्वेंट बोलूँ ना, तो आपके दिमाग में पुलिस, जज, IAS ऑफिसर, ये लोग आने चाहिए, नेता, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इनको 7 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। उनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, साओ होली। S सेल्फलेस, मतलब अपने बारे में नहीं सोचेगा सेल्फिशली, बल्कि सेल्फलेस, अपने जनता प्रजा के बारे में सोचेगा। अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मत करो जनता के बीच में। ऑनेस्टी, ट्रुथफुल। ओपननेस का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, जो भी अंदर हो रहा है गवर्नमेंट में वो जनता के सामने रखना, छुपाना नहीं उनसे। लीडरशिप, एक बोलते हैं ना, यू शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो बिहेव लाइक अ लीडर, आप अच्छा बिहेव करोगे, जनता वैसे ही फॉलो करेगी।
एंड आई से इंटेग्रिटी, ईमानदारी, नो करप्शन। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स। याद करने के लिए क्या बोलेंगे? साओ होली, सेल्फलेस, अकाउंटेबल, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप, इंटेग्रिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स? अब ये मेरे वर्ड नहीं, ये किताब के वर्ड हैं। एथिक्स और लॉ में रिश्ता ज़रूर है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पर दोनों सेम चीज़ नहीं है। एथिक्स इंटरनल कॉम्पास है। अब हर इंसान का जो इंटरनल कॉम्पास है वो अलग होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, लेकिन लॉ सबको फॉलो करना है। लॉ एक्सटर्नल है, तो लॉ इज़ एन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, एथिक्स इज इंटरनल। टैक्स पे करना चाहिए सरकार को, टैक्स तो एक लॉ है जो कि एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, आपको देना ही पड़ेगा, आपका एथिक्स कैसा भी हो, आप अंदर की ईमानदार हो या बेईमान हो, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एथिक्स अंदर की चीज़ है, तो यही बात यहाँ पे समझाई हुई है। नंबर 1 बोला एथिक्स और लॉ दोनों का एक ही मकसद है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह दुनिया को स्मूथली चलाना, यही मकसद होता है एथिक्स और लॉ का। व्हाट इज़ द डिफरेंस? एथिक्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर इंसान की ईमानदारी अलग अलग है, पर जो लॉ वाला पोर्शन है लीगल, वो तो सबको मानना पड़ेगा, वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। रिलेशनशिप, दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। देश का, समाज का जो एथिक्स है उससे लॉ बनता है, और लॉ से एथिक्स रीइंफोर्स होता है, तो दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट है। लॉ शेप्स एथिक्स एंड एथिक्स शेप्स लॉ। एथिकल बिहेवियर, अब एथिक्स में तो आपकी चॉइस है, आप फॉलो करो ना करो, पर लॉ तो मैंडेट है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, जबकि एथिक्स इज योर ओन डिस्क्रिशन, चॉइस। लॉ एंड एथिक्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए लॉ बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए लॉ के साथ साथ एथिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। तभी तो इस सब्जेक्ट लॉ में उन्होंने एक अलग से चैप्टर डाला है एथिक्स का। बिजनेस एथिक्स, अब डिस्कशन होगा बिजनेस एथिक्स का। इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ पॉलिसीज based on law as well as based on the values of the organization which the employees of the company are supposed to follow. इस टॉपिक बिजनेस एथिक्स में इन्होंने एम्प्लॉय के बिजनेस एथिक्स की बात की है। ओके, नंबर 1 प्रमोटिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस, मतलब इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना। नंबर 2 अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो सारे लॉ का फॉलो करें, मतलब टैक्सेस वगैरह सब ईमानदारी से जो भी कलेक्ट हो रहा है पे करें सरकार को। नंबर 3 कस्टमर की तरफ और ज़्यादा केयरिंग हो, कस्टमर का ख्याल रखें, कस्टमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दें, जो प्रॉमिस्ड है वो निभाया जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, कस्टमर का डेटा लीक नहीं करना चाहिए और अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट, एक प्रोफेशनल अपीयरेंस भी मैटर करता है, तो एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू वेयर अ यूनिफॉर्म, अ ड्रेस कोड। कई ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिफॉर्म होता है, कई में नहीं होता है। नेक्स्ट, अब ये सीएमए की बात हो रही है। सीएमए का पूरा नाम कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे उसका काम क्या होता है कि कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को, उनको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है टू हेल्प द टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय सप्लाइंग देम विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये ना कंसल्टेंसी का काम है कि बेसिकली क्लाइंट को कोई समस्या है, कोई फैसला लेना है और आप उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन तैयार करके दो उस क्लाइंट को। ओके, तो यहाँ बताया है कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा क्या रोल है और एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारा क्या रोल है। अब इन्होंने बोला कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका 3 मेन काम है। पास, याद करने के लिए बोलेंगे पास, पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आया कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ए से अटेंशन कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि फालतू चीज़ों से मैनेजमेंट का ध्यान हटा के इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान लेके आना। और एस से स्कोर कीपिंग, कि हमने जो भी बजट बनाए थे, जो टारगेट बनाए थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्या हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग याद कर लो। पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग। वैल्यू चेन, आई टोल्ड यू कि वैल्यू चेन का एक डायग्राम आएगा, ये आ गया। मैन्युफैक्चरर नेस्ले, नेस्ले अपना रॉ मटेरियल सप्लायर से लेता है, फार्मर से लेता है, then gives the product to distributor, distributor से retailer, retailer से end customer. This entire chain is called value chain. Business ethics का one of the fundamental principles है कि जो मेन कंपनी है, मेन ब्रांड है, मेन मैन्युफैक्चरर है, उसको सिर्फ अपने बिजनेस एथिक्स का नहीं बल्कि अपने पूरे वैल्यू चेन के बिजनेस एथिक्स का ख्याल रखना है। Nestle should take responsibility for the entire value chain. अब उसके अंदर क्या क्या आता है? कस्टमर पर फोकस होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर जितना सेटिस्फैक्शन
रखेगा उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। नंबर 2, फोकस ऑन की सक्सेस फैक्टर्स, प्राइस, क्वालिटी, इनोवेशन। नंबर 3, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन। सीएमए में बड़ा फेमस वर्ड है काइजन कॉस्टिंग, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जापानीज वर्ड है। एंड नंबर 4, वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आता है। ओके अब ये है आईसीएआई का मिशन स्टेटमेंट। ओके ये आईसीएआई का मिशन स्टेटमेंट एक बार ज़रूर रीड होना चाहिए, और यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल कोड बताए हुए हैं, ईजी है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब ये मिशन स्टेटमेंट पढ़ो। द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स वुड नंबर 1 एथिकली ड्राइव द एंटरप्राइजेज, हर बिजनेस एंटरप्राइज को में एथिक्स को सपोर्ट करना है ग्लोबली, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट अपने आप को ग्लोबल प्रोफेशनल बॉडी की तरह कंसिडर करता है कि हम लोग को ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्रिएट करने हैं। हमारे जो सीएमएज हों वो किसी भी दूसरे कंट्री के सीएमए से कम नहीं होने चाहिए, उनसे बेटर होने चाहिए। क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड थ्रू कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब बेसिकली होता है कि बिजनेस के पास कुछ ऐसा यूएसपी होना चाहिए, कुछ तगड़ा, जो कोई कॉम्पिटिटर के पास नहीं हो, दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज। नाउ इन्होंने प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो सीएमए प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कुछ एथिकल कंडक्ट के प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। ये मेन प्रिंसिपल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो सीएमए फाइनल के अंदर आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में। यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर एकदम सेलेक्टेड है। नंबर 1 इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कभी भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो तो क्लाइंट के ऊपर एकदम इंडिपेंडेंट रहो, कोई रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। थर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो। नंबर 4, कोई सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाओ। कर्टसी एंड गुड फेथ, डू नॉट एक्ट मैलिशियसली टुवर्ड्स अनदर मेंबर, मतलब अ सीएमए मेंबर शुड नॉट मतलब ट्राई टू हर्ट अनदर सीएमए मेंबर बाय अंडर कटिंग ऑफ फीस। नंबर 7, कॉम्पिटेंस मेंटेन करो, अपने आप को अपडेट करते रहो प्रोफेशनली, ठीक है। जहाँ कोई ऐसा ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप किसी स्पेशलिस्ट को एंगेज कर सकते हो, लाइक लॉयर, इंजीनियर वगैरह, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेंडरिंग गुड क्वालिटी सर्विस टू द क्लाइंट। अब बिजनेस एथिक्स के कुछ प्राइमरी नॉर्म्स है जो डिस्कस किए गए हैं, बड़े सिंपल है। पॉइंट नंबर 1, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मतलब बिजनेस एथिक्स जो है ना, ये थोपा नहीं जा सकता, ये लॉ नहीं है, ये इंटरनल कॉम्पास है। दैट इज़ वाई जो भी बिजनेसमैन हैं उनके अंदर ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ कंपनी यू आर अफेक्टिंग सो मेनी पीपल। अभी मैंने डायग्राम दिखाया था ना, ये देखो, कंपनी अफेक्ट सो मेनी स्टेक होल्डर्स, तो आपको सबके साथ एथिकल ट्रीटमेंट करना है। कस्टमर भी गॉड है, एम्प्लॉय भी गॉड है, सप्लायर भी गॉड है, गवर्नमेंट भी गॉड है, सबको एकदम एथिकली सबके साथ ट्रीट करो। लॉयल्टी, अगर कंपनी लॉयल रहेगी तो कस्टमर्स भी उसके साथ लॉयल रहेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ लॉयल रहेंगे। रेस्पेक्ट एंड रिजॉल्व द इश्यूज एट द वर्क प्लेस, ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करो, ब्रांड वैल्यू उसी से बनता है। बी फेयर, फेयर का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट, टेक सम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको CSR भी बोला जाता है, कि कंपनी जिस एरिया में ऑपरेट करती है वहाँ के समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स। हर प्रोफेशनल के पास ये 5 एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये यूनिवर्सल है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये 5 एथिकल प्रिंसिपल्स एकदम फॉलो करने हैं, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं इसको। ये CFA इंस्टीट्यूट का चार्टर है, हल्का सा रीड कर सकते हो, मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है ये। नाउ एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग्स। अभी जब मैं पढ़ाऊँगा तुमको लगेगा कि सर एक ही बात जो है ना, एथिक्स इन बिजनेस क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है, वो बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो ये अच्छा ही तो है ना, अगर रिपीटेटिव है तो उससे तुमको ज़्यादा याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक, और तुम एग्जाम में भी अच्छे से लिख के आ सकते हो। मीनिंग, बिजनेस एथिक्स डील्स विद द मोरालिटी इन बिजनेस। डेफिनेशन, business ethics is an art or science of maintaining harmonious relationship with the society for right or wrong business conduct। तो ये डेफिनेशन एक लाइन का याद रखना। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, प्रोटेक्ट द ग्रुप, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस, नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग। अब ऑब्वियसली अगर एथिक्स को एम्फसाइज करना है तो ये तो बोलना ही पड़ेगा ना कि एथिक्स प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट नहीं है, जबकि है। अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा एथिकल हो तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉफिट्स को तो हर्ट करेगा ही।
एक उल्टा एंगल भी सोचने का हो सकता है कि अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा एथिकल हो तो उससे आपकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपका मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मोटिव। वो महात्मा गांधी जी का भी एक आइडियोलॉजी था बिजनेस को लेके, तो वही है कि बिजनेस मैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, कि उनको ये समझना चाहिए कि वो समाज के केवल ट्रस्टी हैं, वो ओनर ऑफ वेल्थ नहीं है, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी वेल्थ कमाए समाज का भला करना है। प्रिंसिपल्स, राइट, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, मतलब राइट क्वालिटी का माल दो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, मतलब होर्डिंग ऑफ गुड्स करके बाद में प्राइस को बढ़ा देना, वो मत करो। थर्ड, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ में कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर वही चालू हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, 7 प्रिंसिपल्स। एक बार ये रीड कर लो, बड़ा इजी है। कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटती है, गुड इमेज क्रिएट होता है बिजनेस का, गुडविल, प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है। बी ट्रस्टफुल, कीप एन ओपन माइंड, मीट ऑब्लिगेशंस, हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स, become community involved, accounting control, be respectful to all stakeholders. The 3 areas of business ethics are CSR, fiduciary मतलब होता है भरोसे का रिश्ता, तो fiduciary responsibility to stakeholders, और industrial espionage नहीं करना है, मतलब competitor की जासूसी करके उसके धंधे को खराब करना, ये नहीं करना है। ethical behavior and CSR, फिर से कॉपी में जा रहे हैं हम लोग। CSR और एथिकल बिहेवियर थोड़ा अलग चीज़ है। CSR बेसिकली मतलब कि कॉरपोरेट्स जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में, उनके भले के लिए कुछ उनको करना चाहिए, दैट इज CSR। तो CSR इज ओनली अबाउट सोसाइटी, टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी, जबकि एथिक्स इज टेकिंग केयर अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एथिक्स हैज़ अ वाइडर स्कोप दैन CSR। कुछ बड़े बड़े कंपनीज के लिए CSR मैंडेटरी होता है, 2% नेट प्रॉफिट पे खर्च करना, बाकी सबके लिए CSR ऑप्शनल होता है। एथिक्स सबको फॉलो करना चाहिए, सबके लिए मैंडेटरी है, इट डील्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स। एथिकल बिहेवियर एंड CSR जो हमने देखा वही यहाँ पे मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स एंड CSR, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, एम्प्लॉयज़ आपके पास रहेंगे, और ज़्यादा अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करोगे। जनरल बिजनेस एथिक्स, फिर वही है कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बिजनेस हाउसेस करप्शन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अपना टेंडर पास कराने के लिए, लाइसेंस देने के लिए लोग सरकारी कर्मचारियों को आसानी से घूस दे देते हैं, तो दे प्रमोट करप्शन। दे हैव अ ग्रीड फॉर प्रॉफिट एंड टर्नओवर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड ऑफ द डे वही दिखता है। नंबर 3, एकोमोडेटिंग अ ग्रुप, इसका मतलब होता है ना कि किसी एक ग्रुप के प्रेशर में आके उनके अच्छे के लिए बाकी सबको हर्ट करना। फॉर एग्जांपल ये जो कहावत है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि कस्टमर इज गॉड। इसका मतलब है कि कस्टमर जो बोलेगा आप करोगे, चाहे उसके लिए एम्प्लॉय के साथ गलत हो जाए, सरकार के साथ गलत हो जाए, समाज के साथ गलत हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी एक ग्रुप का नहीं, आपको सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना है। नंबर 4, नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो लीक नहीं करना है, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 5, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। नंबर 6, एक्सटर्नल प्रेशर को सकम्ब कर जाना, मतलब झुक जाना उसके आगे, और मैनेजमेंट के ईगो के चक्कर में गलत काम करना। व्हाट इज द नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, इसमें तुम एक बार ना हेडिंग्स को याद कर लो, और अंदर का सिर्फ जो हाइलाइटर है वो रीड भी कर लोगे तो चलेगा, कि एक लाइन का तो लिखने के लिए काम आएगा। देखो ये नहीं करना कि सिर्फ कैप्शन पढ़ लो, क्योंकि 7 मार्क का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें थोड़ा लिखना भी तो पड़ेगा, तो अगर तुम्हारा रीड किया हुआ तब तुम लिख पाओगे अंदर का। कैप्शन, सबसे पहले स्टॉप ऑल द बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, जितने भी ये कंपनियां गलत काम कर रहे हैं वो बिजनेस एथिक्स अगर फॉलो करेंगे तभी वो रुक पाएगा, वरना रुक नहीं पाएगा। नंबर 2, इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। सर्वाइवल अगर लॉन्ग रन में करना है तो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो बिजनेसेस अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं देर सवेर नुकसान होता ही है। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि अडानी ग्रुप में कुछ ना कुछ लीगल केस हो रहा है, चाहे इंडिया में चाहे अमेरिका में। नंबर 4, सेफगार्ड कंज्यूमर्स राइट गिवन टू देम बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। डेवलप गुड रिलेशंस, smooth functioning, consumer movement, consumer satisfaction, importance of labor, healthy competition,
11 पॉइंट्स में से कुछ कुछ रेपिटेटिव भी था। एडवांटेजेस वही फिर से रिपीटेटिव आ रहा है। डिसएडवांटेजेस कि मतलब बिजनेस का बेसिक मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और एथिकल प्रैक्टिसेस प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता बल्कि सबके साथ सही हो रहा है कि नहीं उसके बारे में सोचता है, तो इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट, प्रॉफिट करें कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन करें। नंबर 3 कंपनी हैज़ टू इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। रिकॉग्निशन ऑफ एथिकल इश्यूज, ये लास्ट है, फ्रॉड के बारे में है, ठीक है। ये एम्प्लॉय वाले एथिक्स के ऊपर है, फ्रॉड कि एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। बोलता है फ्रॉड के 3 कारण होते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्रॉड ट्राइंगल। नंबर 1 इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि अगर एक एम्प्लॉय देखता है कि उसके आसपास के दूसरे एम्प्लॉयज़ भी चोरी कर रहे हैं ना, तो वो भी करना चाहता है, ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी, क्या कंपनी के सिस्टम्स इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी एम्प्लॉय आसानी से मौका पाती चोरी कर सकता है। और तीसरा एम्प्लॉय की खुद के मॉरल वैल्यूज़ किस तरह के हैं। इन 3 चीज़ से बनता है फ्रॉड। तो बोलता है कंपनी में एक ऐसा कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो इन तीनों कारणों को रोक दे, ताकि एम्प्लॉय फ्रॉड या अनएथिकल बिहेवियर ना करे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने डाली है वेल्स फार्गो की। अमेरिका में वन ऑफ द टॉप 4 बैंक्स है वेल्स फार्गो। इनका सेल्स कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है टू अचीव गुड सेल्स। कई सारे फ्रॉड के केसेस हुए, एम्प्लॉय को निकाला गया और पाया गया इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इस कंपनी में, इस बैंक में 4 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 इनका सेल्स कल्चर ही गलत है। नंबर 1 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय को ये बोलोगे कि तुम जितना ज़्यादा सेल करो, चाहे जैसे भी करो प्रमोशन होगा, तो वो तो गलत तरीके से सेल करेगा। थर्ड, इनका डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट और डिवीजन के मैनेजर्स अपनी मनमानी कर सकते हैं। एंड चौथा, जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो लोग अपने सेल्स कल्चर को बदलने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज उनके सक्सेस का कारण ही यही है। तो ये जो एकदम गंदा सेल्स कल्चर है ना, दिस इज लीडिंग टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन वेल्स फार्गो। इस चैप्टर में ना एक नया खंड ऐड हुआ है और ये लास्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान की इंटेलिजेंस को IQ से नापा जाता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस को नापने के लिए होता है EQ, इमोशनल कोशेंट। ये डैनियल गोलमैन ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था 1995 में। इन्होंने बोला सक्सेस भले ही IQ से आता हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है, पर सक्सेस एंड हैप्पीनेस जो एकदम जेन्युइन है वो आता है दोनों के मिक्सचर से, IQ एंड EQ। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? बोला जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 खंड होते हैं। 2 खुद के ऊपर, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, 2 बाहर वालों के टूवर्ड्स, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ऊपर आओ पढ़ते हैं डेफिनेशन, मीनिंग। Emotional intelligence, also known as emotional quotient or EQ, the ability to understand, use and manage your own emotion in positive way, empathize with others and diffuse conflict, conflict को मिटा देना। इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या हैं? रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, करियर में सक्सेस बहुत अच्छा होता है, आप खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अच्छी तरह से सोच पाते हो और आप लोगों के साथ भी डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक डायग्राम होता है 4 क्वाड्रेंट्स का, उसमें पहला 2 खुद पर है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, बाकी 2 दूसरों पर है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप। वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस सो इम्पॉर्टेंट? आज का जो टाइम है ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप विथ अदर्स, तो वो अगर नहीं अच्छी है ना तो सक्सेस नहीं मिल सकती। जैसे कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ भी तो कनेक्ट करना है ना, वो भी तो एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिलेशनशिप को बेहतर IQ नहीं करता, EQ करता है। दैट इज वाई EQ इज इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या क्या फ़ायदे होंगे? स्कूल में और काम में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स और बेटर हो जाएंगे। इन कंक्लूजन, एथिक्स इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस। अ कंपनी शुड ऑलवेज फोकस ऑन बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ये था सर चैप्टर नंबर 13। सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे मैंने ब्रीफ में रिवाइज करा दिए। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।